हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो बच्चों, आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई, और हम लोगों ने डिमांड चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सप्लाई और थ्योरी ऑफ डिमांड में इतना तो सीखा कि किसी प्रोडक्ट में चेंज होता है, सप्लाईज इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कितना चेंज होता है, जैसे हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था ऐसे ही हम लोगों को सप्लाई के अकॉर्डिंग सीखना है। कहता है कंसेप्ट क्या है, कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, कहता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री के मेजरमेंट है उस डिग्री की ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। के खुद के प्राइस चेंज होने के कारण, किसी प्रोडक्ट के खुद के प्राइस चेंज होने के कारण जो उसकी सप्लाई में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, उसकी जो डिग्री चेंज जो चेंज हुआ है ना, जिस डिग्री अकॉर्डिंग वो चेंज हुआ है, उसकी स्टडी को या उसकी मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका हमारे पास वही परसेंटेज मेथड बच्चे। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ निकालने का तरीका हमारे पास वही मेथड है इसका, परसेंटेज मेथड। जैसा मेथड हमारे पास कहां पे था, थ्योरी ऑफ डिमांड में या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो देख लेते हैं इसको। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद रखना बच्चे, सप्लाई के केस में और डिमांड के केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, डिमांड वाले केस में यहां पर ES इक्वल टू क्या था बच्चे, माइनस का साइन था, इनवर्स का साइन था। वो कारण क्यों, क्योंकि जो दोनों के बीच में प्राइस और क्वांटिटी है ना, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, उसके लिए माइनस प्राइस था यहां पर। ठीक है, माइनस का साइन था यहां पर, लेकिन यहां पर तो रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर सप्लाई के प्राइस इंक्रीज करते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन ऐसा कोई भी नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास परसेंटेज मेथड क्या कहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कि क्वांटिटी सप्लाई के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, के प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज होने के कारण क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। अब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस है, इसको निकालेंगे कैसे, कहता है देखो कि इसको निकालने का तरीका हमारे पास एक तो नया प्राइस होना चाहिए और नई क्वांटिटी सप्लाई होनी चाहिए, डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी होनी चाहिए, और इसको परसेंटेज को निकालने के लिए इनटू में 100 कर देंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। कहता है चेंज इन क्यू, डेल्टा क्यू मतलब बच्चे के चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी, वो इनटू 100। तो इससे तो निकल जाएगा हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय P इंटू 100। यहां से हमारा निकल जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा बच्चे डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा P इंटू P डिवाइड बाय Q। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यूज आएगी, उनको सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देना है और अपने आंसर को निकाल लेना है। लेकिन आओ हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी सीख लेते हैं। एक एग्जांपल आपके पास, वो आपको दिखा देता हूं। देखो, कहता है ए प्रोड्यूसर ऑफर टू सेल 400 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10 पर यूनिट। कि कोई प्रोड्यूसर है, वो जब उस गुड्स के 10 रुपए प्राइस हैं तो वो 400 यूनिट्स को बेचना चाहता है। मतलब इनिशियल प्राइस कितना बच्चे, 10 रुपए, और इनिशियल जो हमारे पास क्वांटिटी वो कितनी, 400। कहता है व्हाइल ओनली 200 यूनिट्स आर ऑफर्ड इफ द प्राइस इज रिड्यूस टू ₹5 पर यूनिट। वो कहता है अगर प्राइस 5 रुपए पर यूनिट रिड्यूस हो जाते हैं, घट जाते हैं, ठीक है, मतलब 10 रुपए प्राइस थे, 5 रुपए घटने के बाद कितने बचेंगे, 5 रुपए बचेंगे। कि प्राइसेस 5 रुपीज पर यूनिट घट जाते हैं तो वो उस टाइम पर सिर्फ 200 यूनिट बेचना चाहेगा। तो हमें यहां पर फाइंड करना, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला ES इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा P इंटू P डिवाइड बाय Q। तो कहता है क्यू हमारा इनिशियल प्राइस कितना बच्चे, इनिशियल प्राइस जो हमारे पास स्टार्टिंग का प्राइस था वो था 10 रुपए। स्टार्टिंग की क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी, वो थी हमारे पास 400। ठीक है भाई, और कहता है नई क्वांटिटी कितनी आएगी हमारे पास, 200, और नया प्राइस कितना, 5 रुपए। तो हमें सिंपल फॉर्मूले से पुट कर देना है कि डेल्टा क्यू कितना, 200 डिवाइड बाय हमारे पास डेल्टा P कितना बच्चे, डेल्टा P हमारा
₹5 चेंज हुआ है। 200 डिवाइड बाय 5 इंटू इनिशियल प्राइस कितना हमारा P डिवाइड बाय Q निकालना ना बच्चे। इनिशियल प्राइस ₹10 और इनिशियल क्वांटिटी 400। हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल, हमारा 1 आंसर आ जाएगा सारे को काट पीट के। ठीक है, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 40 इंटू 10 400 डिवाइड बाय 400 इक्वल टू 1। ठीक है, अल्टरनेटिव अप्रोच है, उसको आप लोग देख लेना, सिंपल फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने आपको पहले कर दिया था। तो कहता है यहां पर हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकली है हमारी इक्वल टू 1, मतलब हम लोग कहेंगे ये है हमारी यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक देखो, इस टॉपिक को मैं आपको आगे के सप्लाई कर्व कैसे चेंज करती है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सिखा देता हूं मैं। देखो भाई, कहता है शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जो हमारी शेप होती हैं किसकी, सप्लाई कर्व की, वो कैसे बिहेव करती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। कहता है मेनली 3 सिचुएशन होती है हमारे पास यहाँ पर, वो लेकिन हम लोग 5 सिचुएशन है उनको सीखेंगे। उनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशन है वो आपको मैं बता दूंगा यहाँ पर। देखो, सबसे पहली सिचुएशन कहता है जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूनिटरी इलास्टिक हो, मतलब उसमें कोई भी चेंज ना हो, वो इक्वल टू 1 आए। ठीक है, ये हमारे पास वही सिचुएशन है, या फिर हम लोग इसको कहते हैं व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व, कि सप्लाई कर्व कैसी है, पॉजिटिवली स्लोप है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट करती है और वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलती रहती है। तो हमारी ये होगी हमारे पास क्या, कहता है नो मैटर एट व्हाट एंगल इट मेक्स अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है सप्लाई कर्व, शूटिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑलवेज शोज ES इक्वल टू 1। जब ऐसी कर्व हमारे पास बनेगी तो बनेगी वो, कहता है कि उसके प्राइसेस में सेम इक्वल चेंज हो रहा है, बिल्कुल इक्वल टू 1, मतलब इक्वल चेंज हो रहा है बच्चे, बराबर चेंज हो रहा है। ठीक है, जितने देखो 400 से 200 और 10 से 5 एक बराबर चेंज हुआ, बराबर रेशियो बराबर रही है ना वो, ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहेंगे, कहता है रेफ्रेक्टिबिलिटी जोन हमारे पास, कहता है ये एक परफेक्ट इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिकली, सॉरी परफेक्टली नहीं, यूनिटरी इलास्टिक हमारी सप्लाई कर्व होगी यहाँ पर। दूसरा केस देख लेते हैं, कहता दूसरा केस जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा हो किससे, 1 से, मतलब कहता जब वो व्हेन स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, जब वो वाई एक्सिस से, पहले कहां से स्टार्ट कर रही थी बच्चे, वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब कहां से स्टार्ट कर रही है वो, अब वो कहता है अब वो वाई एक्सिस से स्टार्ट करे, हमारे प्राइजेस से स्टार्ट करे, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट, मतलब वो 0 से स्टार्ट कर रही थी। कहता है स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व शूटिंग फ्रॉम वाई एक्सिस ऑलवेज शोज ES ग्रेटर देन 1, कि वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज्यादा है। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, कितनी भी हो, लेकिन वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, आगे मैं आपको सिखा दूंगा कि इसको हम लोग कहते हैं क्या है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल इट मेक्स। थर्ड सिचुएशन होगी हमारे पास जब वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम हो किससे, 1 से, इक्वल लेस देन 1 हो। कहता है मैंने स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो 3 सिचुएशन हमारे पास, एक बार जब वो ओरिजिन से स्टार्ट करे, एक बार जब ओरिजिन से स्टार्ट करेगी तो सप्लाई कर्व इक्वल टू, जो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इक्वल टू 1 होगी। जब वो वाई एक्सिस से स्टार्ट करेगी तो वो ग्रेटर देन 1 होगी, जब वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेगी तो वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होगी हमारे पास। ठीक है बच्चे, आगे कोई 2 एक्सट्रीम सिचुएशन है, एक जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कहता है इसको हम ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है, ये सप्लाई कर्व की वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है कि प्राइस कितने भी चेंज हो जाए, किसी प्रोडक्ट के प्राइस कितने भी चेंज हो जाए उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता, उसकी सप्लाई फिर भी इतनी रहेगी। ठीक है, और इसको, इस सिचुएशन को हम लोग कह देते हैं इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व, ES इक्वल टू 0 के सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइसेस कम हो जाएं ज्यादा हो जाएं। और ये जो हमारी एसेंशियल गुड्स होती है ना, पानी, ठीक है, गैस, चाय, नमक, इन सब चीजों के प्राइसेस कितने चेंज हो जाएं बच्चे, दाल, चीनी, नमक कंज्यूम तो हम लोग फिर भी करेंगे उनको। ठीक है, प्राइसेस कम हो जाएं ज्यादा हो जाएं, सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी उसकी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन होगी हमारे पास, देखो सिचुएशन दूसरी हमारे पास कहता है इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, के प्राइस अगर कांस्टेंट है, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, इस कर्व को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, के प्राइजेस में कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, उसी एग्जिस्टिंग प्राइस पे हम लोग चाहें तो क्वांटिटी को
क्यू तक रख लें या फिर इन्फिनिटी तक ले जाएं, उसको कितनी दूर तक हम लोग ले जाएं, ठीक है, कहीं तक भी ले जा सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं और इन्फिनिटी तक भी ले जा सकते हैं। ये होगी हमारे पास एस इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चे। जो हमारे पास तीन सिचुएशन थी जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी ना, एस इक्वल टू 1, एस लेस देन 1, एस ग्रेटर देन 1, वो है हमारे पास एस लेस देन 1 मतलब क्या बच्चे, वो सिचुएशन हो गया हमारे पास इन इलास्टिक, ठीक है, और जो ग्रेटर देन 1 होगी वो होगी इलास्टिक, और जो हमारे पास इक्वल टू 1 होगी वो होगी हमारी यूनिटरी इलास्टिक। ये तीन सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, जो हमने एक्सट्रीम सिचुएशन पढ़ी है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पांचों सिचुएशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। आगे कहता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले है कि नेचर ऑफ इनपुट यूज, कि जो हम लोग इनपुट यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, वो कोई नेचुरल गुड्स है या अननेचुरल है, कैसी कैसी गुड्स है बच्चे, ठीक है, तो वो भी अफेक्ट करता है, उसकी सप्लाई को अफेक्ट करेगा। अगर नेचुरल होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम सप्लाई को ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी इफेक्ट करेंगे, मतलब जैसे कोई आप सभी को पता है जो नेचर का मतलब है बच्चे यहाँ पर, के नेचर के बाद आता है कि नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, कि प्रकृति उन चीजों के अंदर इंक्लूड है या नहीं। प्रकृति अगर देखो बच्चे, अगर वो प्राकृतिक रूप से आप लोग कहेंगे हमें सब आम की सप्लाई इंक्रीज करनी है, ठीक है, हमें एप्पल की सप्लाई इंक्रीज करनी है, बच्चे कैसे कर पाओगे। हमें गेहूं की सप्लाई इंक्रीज करनी है, अगर उसने नेचर ने साथ नहीं दिया तो सप्लाई को कैसे इफेक्ट कर पाओगे, नहीं हो पाएगी बच्चे, ठीक है। रिस्क टेकिंग कहता है द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू टेक प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्क, के जो हमारी सप्लाई है वो प्रोड्यूसर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो रिस्क टेकर है या नहीं है। अगर वो रिस्क लेता है तो सप्लाई को वो चेंज भी कर सकता है, अगर वो रिस्क लेना पसंद नहीं करता है कि वो सिर्फ जो चल रहा है उसी को चलने दो, तो वो कहता है कि वो फैक्टर्स उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। आगे कहता है कि कॉमोडिटी का नेचर कैसा है, कॉमोडिटी कहीं पेरिशेबल गुड्स तो नहीं है, अगर पेरिशेबल गुड्स होगी तो आप किस हद तक चेंज कर पाएंगे, नहीं चेंज कर सकते बच्चे। ड्यूरेबल गुड्स को तो आप चेंज कर सकते हैं, वो लंबे समय तक इस्तेमाल होनी है, लेकिन जो अनड्यूरेबल हैं, जो पेरिशेबल टाइप की गुड्स हैं, आप उनको कैसे चेंज कर पाएंगे, वो किसी कॉमोडिटी की सप्लाई को चेंज नहीं कर सकती। फिफ्थ पॉइंट में कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहता है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये पॉइंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है तो वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है। टाइम फैक्टर भी इफेक्ट करता है बच्चे, कि लॉन्गर टाइम ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उतनी ही ज्यादा होगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कहता है, ये हम लोग ये पॉइंट भी पहले पढ़ चुके हैं, अगर टेक्निक में चेंज होता है तो टेक्निक कैसे अफेक्ट करती है। तो बच्चे ये हमारे पास कुछ फैक्टर थे जो किसी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई खत्म होता है, ठीक है बच्चे। आशा करता हूं आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट, कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं या कोई क्वेरी है आपकी, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।